तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंत के साथ एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने जा रही है और एक शानदार साल रहा ये इस वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय बाजारों के लिए। करीब करीब अगर इस पूरे साल के दौरान देखा जाए तो निफ्टी में एक बढ़िया रिटर्न्स बनते हुए दिखाई पड़े और ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई पड़े, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि आईपीओ मार्केट गुलजार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में एक जोरदार तेजी इस वित्तीय वर्ष के दौरान आते हुए दिखाई पड़ी है। तो इस साल हमने भी ये सोचा कि इस वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग के साथ ही हम नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी और अपने दो जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरीश बालिका रहेंगे और साथ साथ आस्था जैन भी रहेंगी, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए किन शेयरों पर इस समय पर दांव लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उनसे बातचीत करने से पहले इस वित्तीय वर्ष के कुछ नंबर्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, कैसे आंकड़े रहे हैं और किस तरह की सिचुएशंस इस वित्तीय वर्ष के दौरान होते हुए दिखाई पड़ी है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 24 एक शानदार साल रहा निफ्टी सेंसेक्स के लिए। करीब करीब 24-25% के आसपास के 29% के आसपास के जो गेंस हैं वो निफ्टी और सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़े हैं। और ना कि निफ्टी बैंक हालांकि उतना आउट परफॉर्मेंस लेकर नहीं गया है, करीब करीब 14-15% के आसपास के गेंस वहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, चाहे तो आप मिड कैप को देखें या स्मॉल कैप को देखें, 60 से लेकर 70% तक के गेंस यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो एक शानदार तेज़ी इस स्पेस में देखने को मिली है। लार्ज कैप गेनर्स के तौर पे अगर देखा जाए तो एक लार्ज कैप में सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाले जो कुछ स्टॉक्स रहे हैं उनमें सबसे ऊपर जो नाम शुमार रहा वो रहा है बजाज ऑटो का, टाटा मोटर्स का, अदानी पोर्ट जैसे शेयरों का, जिन्होंने एक शानदार तेज़ी दिखाई है। और साथ ही साथ कोल इंडिया ऐसे नाम भी जो कि बढ़िया तेज़ी के साथ क्लोज होते हुए दिखाई पड़े इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। थोड़े से लैगार्ड भी रहे, यूपीएल जैसे नाम जो कि लैगार्ड रहे, हालांकि वो अब निफ्टी का हिस्सा नहीं रहा लेकिन फिर भी लैगार्ड के तौर पर वहाँ शुमार हुआ। मिड कैप में तमाम के तमाम शेयर अगर पहले 6 शेयरों पर नजर डालेंगे तो सब के सब आपको पीएसयू ही दिखाई पड़ेंगे, जहां पर चाहे आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, इस तरह के जितने भी रेलवे शेयर हैं उन सब में ही एक बढ़िया तेज़ी या उन सब पीएसयूज़ के अंदर एक ज़ोरदार तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ अगर स्मॉल कैप स्पेस में नजर डालेंगे तो बीएससी लीड कर रहा था करीब करीब 500% के साथ। सुज़लॉन जैसे शेयर जहाँ पर एक ज़ोरदार तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी, एसजेवीएन जैसे शेयर जहाँ पर एक बढ़िया तेज़ी इस वित्तीय वर्ष के दौरान देखने को मिली। लाइकवाइज एक बढ़िया मूव रहा इस पर ही आईपीओ मार्केट में भी। आईरेडा इस पूरी तेज़ी को लीड करता हुआ दिखाई पड़ा और 300% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला। तो पूरे मार्केट के अंदर एक ज़ोरदार तेज़ी रही और हर चौतरफा तेज़ी रही। इनफैक्ट आप इस इंटेंसिटी को ऐसे समझिए कि जहाँ रियल्टी जैसे सेक्टर टॉप गेनर के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े, वहाँ पर जो लैगार्ड था उसमें भी 15% के आसपास की तेज़ी आई, वो है एफएमसीजी इंडेक्स। तो ओवरऑल एक अच्छा बाजार, एक अच्छी तेज़ी मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। अब इस तेज़ी में आगे ये तेज़ी कितनी कैरी रहेगी, क्या FY25 भी ऐसा रहेगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। अमरीश सर और आस्था में हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप दोनों को नमस्कार और आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो अमरीश सर, मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूँगा कि बाजार पर अभी क्या रणनीति रखें, क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी हम ऑलरेडी देख रहे हैं मार्केट्स में और इलेक्शन ईयर भी है, बड़े अवेटेड रिफॉर्म्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या उम्मीदें लगाई जाए FY25 से? क्या ये जो तेज़ी हमने देखी है ऐसे ही तेज़ी रहेगी या थोड़ा रियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत है? देखिए, लास्ट ईयर इस टाइम हम लोग देख रहे थे कि शायद मार्केट बहुत काफी करेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी मार्केट नीचे आ चुका था मार्च एंड में। और उसके बाद जो हम लोग तेजी देखी थी, आई थिंक इट वाज क्लियरली अनएक्सपेक्टेड, पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, क्लोज टू अबाउट 30% गेन्स। और उसमें क्लियरली जैसे आपने कहा, पीएसयू, डिफेंस और रेलवेज जो पोस्ट कोविड ये सेक्टर्स नहीं चले थे, these were the major outperformers। काफी मल्टी बैगर्स हुए वहां पे। पर मुझे लग रहा है कि अभी इस लेवल पे आके आई थिंक द वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुके हैं और जो नेक्स्ट जो बड़ा ट्रिगर रहेगा दैट इज इलेक्शंस। ऑलरेडी वी आर इन इलेक्शन मोड और मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि द सेम गवर्नमेंट विल कम बैक एंड विल कम बैक विद नियरली 400 और 400 प्लस सीट्स। तो यहाँ पे यदि उससे कम आता है तो थोड़ा डिसअपॉइंट होने का चांस है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अपसाइड शायद थोड़ा बहुत लिमिटेड रहेगा। इट कुड बी मोर ऑफ कंसोलिडेशन टू अ बिट ऑफ अ करेक्शन बिफोर द नेक्स्ट मेजर मूव अप। तो अभी इस लेवल पे मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जी, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी बाजार देख चुका है, तो इस तेज़ी के बाद थोड़ा सा आपको संभलना भी ज़रूरी है।
आशा मैम, क्या आप भी यही मानते हो? क्योंकि मार्केट्स में एक बढ़िया तेज़ी आई है और मिड कैप स्मॉल कैप तो एग्जॉर्बिटेंट गेन के साथ रहे हैं। सो उम्मीदें भी बहुत हाई हैं सबकी कि क्या ऐसे ही गेन आगे भी कैरी होने वाले हैं? आप यही बात मान के चलते हो कि ऐसी गेन रहेगा, या यहाँ जो अमरीश सर कह रहे हैं थोड़ा रियलिस्टिक होना भी ज़रूरी है बाजार में, तो उसको भी आधार मान लें? गुड इवनिंग सुमित। देखिए बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि थोड़ा अब एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी आई, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इंटैक्ट ही है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट इवेंट लाइंड अप है जिसमें इलेक्शन सबसे मेजर है, तो उस पर तो नजर रहेगी। इनफैक्ट यूएसए में भी इलेक्शन इसी ईयर है, तो वो भी एक नजर में रहेगा। और एक चीज जो थोड़ा सा मुझे एक इम्पोर्टेंट इवेंट हो चुका है बैंक ऑफ जापान का, वहां पे भी हमें एक नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि काफी सालों बाद वहां से एक सुगबुगाहट चालू हुई है, तो वो एक हमें वहां पे भी नजर बनानी चाहिए। बट इंडियन मार्केट्स के खुद के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं कि मुझे लगता है ये सब इवेंट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अल्टीमेटली ट्रेंड क्योंकि अपसाइड का रहेगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो हम निफ्टी में एक बार 23,000 तक के भी लेवल्स मान रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। पर हाँ, हाल फिलहाल में मैं भी अमरीश सर के साथ अग्री कर रही हूँ, थोड़ा सा अभी कॉशियसली यहाँ पे काम करें। और इलेक्शन का मंथ है, अप्रैल और मई में तो इलेक्शंस रहेंगे, और साथ में रिजल्ट्स भी आने लगेंगे। तो ये 1-2 महीने थोड़ा सावधानी से ही काम करें, और रिजल्ट्स आने के बाद कंपनियों को, बढ़िया कंपनियों में ही मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी, तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है नियर टर्म में। ओवरऑल तो फंडामेंटल इंटैक्ट है, लेकिन हाँ, नियर टर्म में थोड़ा बहुत कॉशियस की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर है। अमरीश सर, पहले तो आप, इस सिचुएशन में सबसे मुश्किल समय होता है कॉल्स लेने का कि अब यहाँ से अब क्या होगा आगे बाजार में, तो ऐसी सिचुएशन में पहली कॉल आपकी तरफ से? मेरा पहला कॉल होगा एचडीएफसी लाइफ। थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है, सो इट्स मोर ऑफ अ कॉन्ट्रा बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अमंग द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, करीब 19.8% मार्केट शेयर है इनका। नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू बिजनेस रिसीव प्रीमियम। इनका एयूएम करीब 2.8 लाख करोड़ का है, और 13 मंथ परसिस्टेंसी जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट्स अबाउट 86%, जो काफी अच्छा है। 2 लाख से ज्यादा इनके एजेंट्स हैं, 90 बैंक का पार्टनरशिप्स हैं, एचडीएफसी ब्रांचेस के अलावा करीब 500 इनके ओन ब्रांचेस हैं। फोकस है क्लियरली टियर 2 टियर 3 सिटीज और टाउन्स पे। इनके जो Q3 के जो नंबर आए थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किए थे, इसलिए स्टॉक करेक्ट किया था, पर उसके बाद हम लोगों ने काफी अच्छा बाउंस बैक देखा और अभी मोमेंटम पकड़ लिया है। सुपीरियर प्रोडक्ट मिक्स है इनका, विद अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और आई थिंक दिस विल इनफैक्ट ड्राइव द ग्रोथ गोइंग अहेड। और इंडिया में भी अभी देखें तो जो इंश्योरेंस मार्केट है काफी अंडर इंश्योर्ड है, अबाउट 3.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज इंश्योर्ड, तो काफी कम है। तो नेक्स्ट 10 साल में इट्स एक्सपेक्टेड कि जो इंश्योरेबल पॉपुलेशन है यहाँ से डबल हो जाएगा, इट बी अबाउट 100 करोड़ इंडिविजुअल्स। तो एचडीएफसी लाइफ आई थिंक कैन रियली यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। उनका वैल्यूएशन देखें तो इट इज लेस देन अबाउट लाइक 2x एम्बेडेड वैल्यू ऑफ FY26। तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है करीब 750 का, विद एन ईपीएस ऑफ अबाउट 10.5 इन FY26। वैसे भी ये पूरे ग्रुप की तरफ से भी अंडर परफॉर्मेंस है, और एक अंडर पेनिट्रेटेड इकोनॉमी में हम हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट शायद आता हो दिखाई पड़े। तो एचडीएफसी लाइफ पहला नाम रहेगा। 750 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। हाईली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद टाइम। आस्था मैम, पहला नाम आपकी तरफ से? पहला नाम सीजी पावर रहेगा मेरी तरफ से। सबसे पहले टारगेट देखा जाए तो 590 तक के टारगेट्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। सीजी पावर की बात करें तो बेसिकली देखा जाए इंडस्ट्रियल मोटर, रेल प्रोडक्ट और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं, और इनकी काफी स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर भी है, और जो इनका चैनल है वो भी काफी रोबस्ट है। उसकी वजह से ये जितने भी मेजर सेगमेंट्स में जिसमें काम करते हैं सब में इनका डोमिनेंट मार्केट शेयर भी है। पसंद आने के पीछे के कारण है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। अब कंपनी फोरे करने जा रही है सेमीकंडक्टर स्पेस में, तो वो एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपनी का अब जो फोकस है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों पे है, तो मुझे लगता है कि वहां से भी एक बढ़िया
ग्रोथ कंपनी को मिल सकती है आगे जाते हुए। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन को लेके काम कर रही है और हम देखा जाए तो जो यहाँ पे सेक्टर है, उसमें भी काफ़ी बढ़िया टेलविंड है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में एक हम देख रहे हैं एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर की तरह काम करेगा। केपेक्स रिलेटेड भी काफ़ी काम हो रहा है इंडिया में, तो वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। सो मुझे लगता है कि सीजी पावर एक वेल पॉइज्ड है अभी आगे की फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ को कैटर करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट 590 का रखा जा सकता है। तो मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट की आम और एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड कैंडिडेट। अगर एक तरफ एचडीएफसी लाइफ है जो बहुत समय से चला नहीं, तो दूसरी तरफ सीजी पावर है जो स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड के बीच में बहुत बढ़िया रफ्तार ऑलरेडी दिखा चुका है, और उसके बाद 590 रुपये के टारगेट्स यहाँ पे आपको और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे भी कंपनी लगातार नए नए एवेन्यूज़ में एक्सपैंड कर रही है और स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी है पीछे, तो वो भी एक एज को देखने को मिल रहा है। अमरीश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा नाम है महिंद्रा हॉलीडेज। ये वेकेशन शेयरिंग बिजनेस में है। करीब 2,93,000 मेंबर्स हैं इनके, करीब 5,100 प्लस रूम्स हैं इन 106 रिसॉर्ट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। और इनका एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है हॉलीडे रिसॉर्ट्स, जहां पे करीब 33 डेस्टिनेशंस है इन यूरोप। करीब 360 पार्टनर होटल्स भी हैं। इन्होंने ऐड किया था करीब 4,700 मेंबर्स इन द लास्ट क्वार्टर Q3 में। रिसोर्ट ऑक्यूपेंसी करीब 84% है, विच इज बेटर देन द इंडस्ट्री एवरेज। करीब 1,300 करोड़ का कैश है बुक्स में। और जो अभी जो मेजर ट्रिगर आ रहा है, द कंपनी इज कंप्लीटेड 25 इयर्स, तो जो ओल्ड प्रॉपर्टीज है वो फ्री हो रहे हैं फ्रॉम ओल्ड मेंबर लाइबिलिटीज, क्योंकि मेंबरशिप इज फॉर 25 इयर्स और 25 इयर्स के बाद मेंबर्स को निकल जाना पड़ता है, सो दैट लाइबिलिटी क्लियरली गोज ऑफ। तो इफ यू लुक एट द केपेक्स प्लान, करीब 2,000 करोड़ का केपेक्स प्लान है, इंक्रीजिंग द रूम्स फ्रॉम 5,000 to 10,000 इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। और जिस हिसाब से जो होटल रूम टैरिफ्स बढ़े हैं लास्ट 2 साल में, इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर महिंद्रा हॉलीडेज, क्योंकि उनका जो मेंबरशिप फीस है दैट इज लुकिंग एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे डीसीएफ और सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो वैल्यूएशन करीब 580 का आता है। ये यदि मैं 10% भी डिस्काउंट देता हूँ तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 520 का। 520 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा हॉलीडेज के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। 392 393 के जोन में भी कामकाज कर रहा है, ये बात सही है। टूरिज्म में एक्सपेंशन और इस कंपनी के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में एक्सपेंशन, वो इसको एक अच्छा एड दे सकता है। तो करीब 520 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। आस्था मैम, दूसरा नाम आपकी तरफ से? दूसरा नाम मेरी तरफ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस रहेगा। खरीदारी करने की सलाह रहेगी 680 के लक्ष्य के लिए। देखा जाए तो जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में अभी हमने एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा है, मुझे लगता है उसका एक फायदा आईसीआईसीआई प्रू को भी होगा। अभी के रिजल्ट्स तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऑफ लेट जिस तरह से अब इनके जो एपीईज हैं उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट शेयर कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि इनका जो एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट था वो जब 9 महीने के रिजल्ट्स दिए थे तब तो सिर्फ 8.7% था, लेकिन अभी अभी में यानी कि जनवरी और फरवरी में ये बढ़ के 10% और 12% हुआ है। तो मुझे लगता है जो बढ़िया मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने, ये एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स में आगे जाते हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो इनकी जो रिटेल प्रोटेक्शन ग्रोथ है वहां पे भी एक बढ़िया रिबाउंड हमें देखने को मिला है। तो और मैनेजमेंट भी अब जो गाइडलाइंस यहाँ पे दे रहा है या फिर जो गाइडेंस दे रहा है वो डबल डिजिट ग्रोथ की दे रहा है, क्योंकि एपीए एक सबसे बढ़िया पैरामीटर होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उनको आकलन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू भी अब एक हो सकता है कि एक बढ़िया काउंटर निकल के आए आने वाले टाइम में लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। तो मुझे आईसीआईसीआई प्रू पे एक भरोसा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन बनाई जा सकती है। इनिशियल टारगेट इसमें 680 का रहेगा। 180 के इनिशियल टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। अमरीश सर, एक भी नाम पीएसयू से अब तक नहीं डिस्कस हुआ, जबकि पीएसयू पिछले साल का या वित्तीय वर्ष का स्टार परफॉर्मर था। 100%, 125% के आसपास गेन तो एवरेज थे वहां पर। तो पीएसयू बास्केट में क्या करें जिनके पास मेजर शेयर जैसे आयरेडा है, आईआरएफसी है, आरवीएनएल है, एचएएल है, कोचिन है, ये बहुत केस टू केस स्पेसिफिक होने की जरूरत है यहाँ पे। इसको कैसे लीड कर रहे हो आप? इस लेवल पे पीएसयू बास्केट ओवरऑल मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, वेदर वी टॉक ऑफ रेलवेज, वेदर वी टॉक ऑफ डिफेंस और वेदर वी टॉक ऑफ बैंक्स, क्योंकि पीएसयू बैंक्स मैंने रेकमेंड किया था करीब 4 साल पहले और वहां से मल्टी बैगर हो चुके हैं काफी स्टॉक्स। तो इस लेवल पे मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है। पॉसिबली आई होल्ड ऑन
फॉर सम मोर टाइम, पर लाइक माय सजेशन वुड बी कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आई मीन एटलीस्ट 30-40% ऑफ द पीएसयू पोर्टफोलियो एक बार प्रॉफिट बुक करके आई थिंक वन शुड टेक प्रॉफिट्स होम। यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट लेने की सही में ज़रूरत है, देखिए एक तरफा तेज़ी आई है और 400% आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, 220% सबसे कम जो पहले 6 शेयर हैं मिड कैप के, उनमें 220% का रिटर्न है। फैक्ट में, पीएफसी में, बीएचईएल में 250-250% का रिटर्न। तो यहाँ थोड़ा सा पैसा निकाल लेना चाहिए। आईआरएफसी ऐसा शेयर 450% की तेज़ी दिखा रहा है। आसाम में दूसरा सेक्टर है रेलवेज, माफ़ कीजिएगा रियल एस्टेट, क्योंकि सेक्टर वाइज सरप्राइज था ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बड़ी तेज़ी रियल एस्टेट में आ जाएगी, और एक बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। 150%, 125% ये भी चला है। सो यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी क्या केस टू केस बेसिस पे देखना होगा? जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट में हमने एक बढ़िया तेज़ी देखी और एक तरह से काफ़ी समय से एक अंडर परफॉर्मर सेक्टर था ये। तो अब वही सेक्टर्स चल रहे हैं जो पिछले कुछ सालों में एक अंडर परफॉर्मर्स रहे थे। तो उसमें एक नाम रियल एस्टेट का भी आता है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि हमने बढ़िया परफॉर्मेंस देखी, पर आगे जाते हुए मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया सिलेक्शन बैठता है, तो उसी पे नज़र रखें। इनफैक्ट हमें जो पसंद आता है उसमें तो लोढ़ा डेवलपर्स काफ़ी हमें अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन फिर भी नतीजे आने के बाद एक वापस से उस पे एक रिव्यू किया जा सकता है। बट हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। कुछ एक स्टॉक्स उसमें अभी भी बढ़िया पोज़ीशन में है, जो मुझे लगता है कोई भी फॉल आता है तो खरीदारी करने के बढ़िया मौके देंगे। तो केस टू केस बेसिस पे रियल स्टेट में आप कॉल लीजिए, लेकिन पीएसयूज में एक साफ राय कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले लेने में कोई बुराई है नहीं इस सिचुएशन में। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और सेक्टर्स पे बातचीत होगी, कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। F5 की शुरुआत हो रही है और FY24 के एक शानदार रिटर्न हमने देखे हैं इंडिसीज पे, सेक्टर वाइज, स्मॉल कैप, मिड कैप में। तो इस तेज़ी के बाद अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष में कैसी उम्मीदें लगा के चलें, किन शेयरों पर आप फोकस कर सकते हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हर बार की तरह अमरीश सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और आस्था मैम मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स पर भी और मार्केट्स को लेकर भी। आस्था मैम, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक कौन सा होगा जिसके ऊपर आप बेट करना चाहेंगे? देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफ़ी बढ़िया अभी भी लग रहा है और उससे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो शैले होटल्स है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, लक्ष्य ₹1100 का रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली देखिए 10 इनके ऑपरेशनल होटल्स ऑलरेडी हैं, 2 पाइपलाइन में हैं। कंपनी क्यों बढ़िया लगती है? क्योंकि अभी की जो परफॉर्मेंस थी क्वार्टर 3 ऑफ FY24 की बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई थी। ऑल्दो अगर हम उन्हें लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि बॉटम लाइन प्रेशर में है, लेकिन उनके पीछे भी कारण था। लास्ट ईयर में कुछ एक एक्सेप्शनल गेन्स थे, अच्छी खासी अदर इनकम थी। अगर वो सब मैं हटा देती हूँ, तो क्वार्टर 3 ऑफ FY24 कई मायनों में बहुत बेटर है क्वार्टर 3 ऑफ FY23 से। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। आगे जाते हुए भी कंपनी का जो फोकस है वो काफ़ी बढ़िया है। ये और इनकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तकरीबन 400 कीज़ ये एडिशनल ऑपरेशनल करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक बेहतरीन ग्रोथ ड्राइवर होगा। दूसरी तरफ अगर मैं EBITDA मार्जिन्स की भी बात करूँ, तो बेहद शानदार EBITDA मार्जिन है, जो इनके पेयर्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने डिलीवर किए हैं। एक इम्पोर्टेंट रेशियो जो हम ज़्यादातर होटल स्टॉक्स में देखते हैं, वो इनका एवरेज स्टाफ क्या रेशियो भी देखते हैं टू द रूम। तो उसमें देखा जाए तो पेयर्स जहाँ पे कि 5 स्टार और ये जिस तरह के भी होटल्स रहते हैं, जहाँ पे कि एवरेज स्टाफ टू रूम 1.1 का रेशियो रहता है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, 0.93 है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण रेशियो है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपनी का। इनफैक्ट QIP प्लेसमेंट की भी अभी बात की है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये और भी अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत अगर डिप आए, तो उसमें खरीदारी के ही मौके होंगे। 1100 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ शैले होटल्स को। समय में पूरा सेक्टर भी काफ़ी बजिंग रहा है। पिछले साल अयोध्या थीम मान लीजिए, या पिछले साल की ट्रैवलिंग थीम मान लीजिए, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग थीम मान लीजिए, लक्षद्वीप थीम मान लीजिए, बहुत बज़ हुआ इंडियन होटल्स या लेमन ट्री। तो अभी भी ये थीम कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यही सेम महिंद्रा हॉलीडेज अमरीशर की भी चुनाव है, तो मैं मान रहा हूँ कि ये थीम शायद बजिंग रहने वाला है आगे भी। जी बिल्कुल, मैं अभी भी इसी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कंज़्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्टॉक्स हैं, वो अभी भी बढ़िया परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। तो शैले होटल्स को बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ₹1100 के टारगेट्स के लिए शैले होटल के ऊपर आप बेट कर सकते हैं। अमरीश सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम?
तीसरा पिक है सिरमा एसजीएस। ये एक इंजीनियरिंग और डिजाइन कंपनी है एंगेज इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। प्रोडक्ट्स जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, आरएफआईडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, मदरबोर्ड्स एक्सेट्रा ये सब बनाती है। डाइवर्सिफाइड सेक्टर को सर्विस करती है ये, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, आईटी और रेलवेज को। पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है इनको काफी मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं इनके। काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आ रहा है फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मेनली ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। पर Q3 के इनके अर्निंग्स थोड़े पुअर थे, इसीलिए स्टॉक करेक्ट किया था। पर मैनेजमेंट ने FY25 विच इज करंट ईयर रेवेन्यू गाइडेंस दिया है ऑफ 3000 करोड़ विच इज 50% ग्रोथ। एबिटा मेंटेन किया है 7.5 के आसपास। सिमिलर ग्रोथ इन लोग गाइड कर रहे हैं फॉर FY25, लाइक बेसिकली लेड बाय हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर। ऑर्डर बुक पोजीशन देखें तो करीब 3800 करोड़ का है और जिसका डिलीवरी होगा ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। और क्लियरली डोमेस्टिक बिजनेस में हम लोग देख रहे हैं कि इज ग्रोइंग एट अबाउट 78% YOY। तो यहाँ पे मेरा ईपीएस का अनुमान है फॉर FY26 करीब 16.5 का, और इससे मेरा टारगेट बनता है 660 का। तो 660 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप सिरमा एसजीएस को देख सकते हैं। अमरीश सर, एक सेक्टर और है जो बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है इस बारी, वो है बैंकिंग। आप पीएसयू बैंक को देख लेंगे तो अच्छा ही दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक को देखेंगे तो सिर्फ 15% का गेन है, जो कि निफ्टी से भी नीचे ही आया है। तो उसमें भी सबसे बड़ा हैवी वेट एचडीएफसी बैंक जो पार्टिसिपेट नहीं करके गया। सो बैंक्स में क्या मान के चले हम, कैसी उम्मीदें आने वाली आगे आने वाले समय में? देखिए बैंक्स ओवरऑल मुझे यहाँ से बहुत अपसाइड लगता नहीं है, क्योंकि आई थिंक द बेस्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। जो उनके निम्स एक्सपैंड किए थे, दैट इज द टाइम वी सॉ मोस्ट ऑफ द बैंकिंग परफॉर्म। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि निम्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, स्पेशली विद द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और यहाँ पे जो मोस्ट अंडर परफॉर्म करेगा मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स, क्योंकि वी हैव सीन एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस इन द लास्ट 12 मंथ्स। पर वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आई मीन डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल पोस्ट कोविड, लाइक 2 to 3 years हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है। उसके बाद लास्ट 1 year में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखा है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत अपसाइड आ सकता है, एंड स्पेशली फॉर एचडीएफसी बैंक। आई मीन दैट इज माय बेस्ट पिक इन दैट स्पेस। वहां पे मेरा टारगेट बन रहा है करीब 1740 1750 का। अदरवाइज ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में मैं बोलूंगा कि इस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, स्पेशली इन द पीएसयू स्पेस। तो पीएसयू बैंकिंग में तो वैसे भी थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहिए, लेकिन हाँ, जो अंडर परफॉर्मर्स हैं स्पेशली लार्ज कैप बैंक्स, उन पे आप जरूर एक बार को बेट कर सकते हो। जाने से पहले जरा एक बार तीनों ही जानकारों की जो दोनों जानकारों की 3 पिक्स आई हैं वो एक बार लेकर आइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमरीश सर की पिक्स के साथ, और एचडीएफसी लाइफ के साथ उन्होंने बेट किया है 750 रुपये के टारगेट्स के लिए। महिंद्रा हॉलीडेज जो ट्रैवलिंग थीम है उसको प्ले करने के लिए 520 रुपये के टारगेट्स के लिए, और सिरमा एसजीएस, इसका जिक्र कम होता है लेकिन ये बढ़िया तेज़ी से आईपीओ के बाद दिखाई थी, करीब 660 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी बेट कर सकते हैं। आज टाइम की तरफ से सीजी पावर, एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड स्टोरी और मुर्गप्पा ग्रुप की एक कंपनी, 590 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर लॉन्ग जा सकते हैं। इंश्योरेंस स्पेस से आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी बेट कर सकते हैं करीब 680 रुपये के टारगेट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आप हॉलीडे और रिजॉर्ट थीम को प्ले करना चाह रहे हैं या फिर होटल थीम को प्ले करना चाह रहे हैं तो शैले होटल एक और नाम है, 1100 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी बेट कर सकते हैं। अमरीश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आस्था मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और बाजार पर रियलिस्टिक पिक्चर बताने के लिए, और साथ ही साथ तमाम शेयरों पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक बढ़िया रिटर्न FY24 में रहा, आगे FY25 भी इसी तरह ही बनता हुआ दिखाई पड़े। इसी नोट के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।